ओके एवरीबॉडी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम शुरू कर रहे हैं। सो यू शुड बी रिमेंबरिंग इट। सबसे पहले तो ये नाम फ्लेक्सिबल क्या बताता है, जिसमें आप आसानी से चेंजेस हो सके। और ये चेंजेस बच्चे दो वेरिएबल्स के बेसिस पे होती हैं, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। एंड डू रिमेंबर, ये डिमांड और सप्लाई को आप किस नाम से बुलाते हो? यू कॉल इट मार्केट फोर्सेस। हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट फोर्सेस। सो बच्चे यहाँ पर जो रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन था ना, वो किसके बेसिस पे डिटरमाइन था? डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई फॉर द फॉरेन करेंसी। तो बच्चे यहाँ पर हमारे को अब दो वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। पहले हम रेट ऑफ एक्सचेंज और डिमांड का रिलेशन देखेंगे, फिर हम रेट ऑफ एक्सचेंज और सप्लाई का रिलेशन देखेंगे, और फिर हम लोग इक्विलिब्रियम रेट को डिटरमाइन करेंगे। इज दैट क्लियर? सबसे पहले तो देखो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इज दैट क्लियर? ये क्या चीज हो गया? जहां पे आपका एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। व्हाई डू यू कॉल इट अ फ्री रेट? फ्री रेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ये मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे डिटरमाइंड होता है। इज दैट क्लियर? इसके ऊपर और किसी का जोर नहीं होता, इट इज ओनली द मार्केट फोर्सेस जो इसको डिटरमाइन करती हैं। पार रेट का मतलब होता है इक्विलिब्रियम रेट बेसिकली, जहां पे डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी मीट एट वन पर्टिकुलर पॉइंट। You also call it equilibrium rate of exchange. I hope it is clear now. बच्चे everybody please try to understand. आपके पास क्या आ गया? प्राइस और डिमांड। हम लोगों ने यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक किया था, प्राइस और डिमांड। और आप लोगों को पता है जब डिमांड आ जाए ना, तो वो पता है किसके व्यू पॉइंट से होता है? इट इज ऑलवेज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ कंज्यूमर। किसका व्यू पॉइंट होता है बच्चे? कंज्यूमर का व्यू पॉइंट होता है। इज दैट क्लियर? तो आप लोगों को पता है कि कंज्यूमर हमेशा हायर प्राइस पे ज्यादा डिमांड करेगा या लो प्राइस पे? दिस मीन्स अगर हमारी कमोडिटी का प्राइस ज्यादा होगा तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा कम होगी, और अगर आपका प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होगी। दिस मीन्स कौन सा रिलेशन आ गया? नेगेटिव रिलेशन आ गया बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। इज दैट क्लियर? आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़कर आए हो, कभी भी अगर नेगेटिव रिलेशनशिप होता है तो कर्व किस साइड स्लोप करता है बच्चे? डाउनवर्ड। इट स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम विच हैंड टू विच हैंड? लेफ्ट टू राइट। इज दैट क्लियर? और उसकी स्लोप क्या होती है? लेस दैन जीरो। यहां पर भी यही सब कुछ होगा। अब आपने प्राइस की जगह पे तो रेट ऑफ एक्सचेंज ले लेना है, और डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी की जगह पे डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी ले लेना है। इज दैट क्लियर? दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस टॉपिक एंड ये जो इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर था, और यहाँ पर ये रेट ऑफ एक्सचेंज और डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी में ये यहाँ पर रिलेशन आ गया। मतलब यहाँ पर क्या पता चला कि डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी कौन कर रहा है? इट इज इंडिया जो डिमांड कर रहा है। इज दैट क्लियर? अब बच्चे रेट ऑफ एक्सचेंज के बढ़ने और घटने से डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी पे क्या इंपैक्ट होगा? सी टू इट। यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन था तो यहाँ पर भी कौन सा रिलेशन आ जाएगा? नेगेटिव रिलेशन। इज दैट क्लियर? ऑलवेज रिमेंबर, अगर तो रेट ऑफ एक्सचेंज ज्यादा तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी कम, अगर रेट ऑफ एक्सचेंज कम तो डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी ज्यादा। इज दैट क्लियर? लेट्स डू इट विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर स्केड्यूल हियर बच्चे। आपने स्केड्यूल के बेसिस पे चेकआउट किया होगा। आपका जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो आप लोगों को पता है बढ़ रहा है। दिस इज 1 2 3 4 5। डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी घटेगी। इज दैट क्लियर? सो दिस मीन्स यहाँ पे कौन सा रिलेशन एक्सप्रेस हो गया? ऑलवेज रिमेंबर इट इज अ नेगेटिव रिलेशन जो कि यहाँ पर एक्सप्रेस हो गया। एंड व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व? जो हमारा डिमांड कर्व फॉर द डॉलर है दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इज दैट क्लियर? ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि हम लोग डिमांड कौन करते हैं? कंज्यूमर्स। इसीलिए हमारी फॉरेन करेंसी को कौन डिमांड कर रहा है? इंडिया इज अ कंज्यूमर कंट्री ऑफ डॉलर। इज दैट क्लियर? ये कभी भी नहीं भूलना है कि हु इज अ डिमांडर ऑफ डॉलर? इंडिया इज अ कंट्री जो कि डॉलर को डिमांड कर रही है। यहाँ पे मैंने आपको सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ इंडिया और अमेरिका का एग्जांपल लिया है, सो आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। इज दैट क्लियर? तो बच्चा आप लोगों को क्या पता चला? यू शुड बी रिमेंबरिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पे व्हाट इज इट? द डिमांड कर्व इज विच साइड स्लोपिंग बच्चे? कैन एनीवन टेल मी? डिमांड कर्व किस साइड स्लोपिंग हो गया? डाउनवर्ड स्लोपिंग। द डिमांड कर्व फॉर द फॉरेन करेंसी for foreign currency is downward sloping, right? It expresses कौन सा relation?
it expresses negative relation between price for the foreign currency जिसको हम rate of exchange बोलते हैं and quantity demanded for a foreign currency जिसको हम लोग demand for foreign currency बोलते हैं. Do you remember? अगर यहाँ पे डॉलर की कीमत ज्यादा है, रेट ऑफ एक्सचेंज ज्यादा है, तो यहाँ पर डिमांड फॉर डॉलर क्या हो जाएगा? कम. और अगर रेट ऑफ एक्सचेंज कम है तो डिमांड फॉर डॉलर क्या हो जाएगी? ज्यादा. इज दैट क्लियर? नेगेटिव रिलेशन वाज एक्सप्रेस्ड. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? सबको क्लियर हो गया ये वाला पोर्शन? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. वी टॉक अबाउट rate of exchange and supply for dollar. Now बच्चे, who is the supplier country? Can anyone tell me? Yes, यहाँ पे अमेरिका is the supplier of dollar. Who is the supplier of dollar? You should always remember it is America जो कि यहाँ पर डॉलर को सप्लाई करता है. Is that clear? और अमेरिका डॉलर को आपको पता है क्यों सप्लाई करता है? क्योंकि पर्टिकुलरली अमेरिका को यहाँ से क्या करना है? प्रॉफिट कमाना है. इज दैट क्लियर? तो जस्ट ट्राई टू टेल मी, अगर यहाँ पे डॉलर अमेरिका अगर सप्लायर है तो आप लोगों को पता है यहाँ पर प्राइस ऑफ एक्स इन क्वांटिटी सप्लाइड फॉर एक्स. अगर प्राइस फॉर एक्स ज्यादा होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड फॉर एक्स क्या होगा? ज्यादा. और अगर प्राइस ऑफ एक्स कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड फॉर एक्स भी क्या होगा? कम. यहाँ पे कौन सा रिलेशन आ रहा था? पॉजिटिव रिलेशन. इज दैट क्लियर? सेम बच्चे, प्राइस की जगह पे आपने रेट ऑफ एक्सचेंज लेना है और क्वांटिटी सप्लाइड की जगह पे आपने सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी लेना है. तो अब हमारा रिलेशन किसके बीच में बनना है? रेट ऑफ एक्सचेंज एंड सप्लाई फॉर डॉलर. इज दैट क्लियर? सप्लाई ऑफ डॉलर, डू रिमेंबर, कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है. अमेरिका सप्लायर ऑफ डॉलर. इज दैट क्लियर? अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर रेट ऑफ एक्सचेंज ज्यादा है, राइट, तो यहाँ पर डॉलर की सप्लाई क्या होगी? ज्यादा. और अगर रेट ऑफ एक्सचेंज कम है तो अमेरिका डॉलर को कभी भी ज्यादा सप्लाई नहीं करेगा, डॉलर की सप्लाई क्या हो जाएगी? कम. इज दैट क्लियर? तो आकाश, कौन सा रिलेशन आ गया यहाँ पे? हरी अप एंड टेल मी. ध्यान से देखना, देयर इज पर्टिकुलरली एरोज मूविंग इन सेम डायरेक्शन. So Himanshu, यहाँ पे we have a positive relation between the rate of exchange and supply for dollar. Is that clear? अगर positive relationship आ गया बच्चे, what would be the shape of the curve? पहले तो यहाँ पे schedule देख लो. आपके पास rate of exchange, आपके पास supply for dollar. 1, 2, 3, 4 and 5. Is that clear? Rate of exchange ज़्यादा बढ़ रहा है. रेट ऑफ एक्सचेंज डॉलर के टर्म्स में एक्सप्रेस होता है. अब सप्लाई इज 10, 20, 30, 40, 50. इज दैट क्लियर? सप्लाई भी बढ़ने लग गई. सो बच्चे, व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व? प्लीज ध्यान से देखना. यहाँ पर ये क्या चीज आ गया आपके पास? वाई एक्सिस. ये क्या आ गया? एक्स एक्सिस. दिस इज योर पॉइंट ऑफ ओरिजिन हियर. यहाँ पर आपके पास क्या आ गया? दिस इज द रेट ऑफ एक्सचेंज. इज दैट क्लियर? यहाँ पर क्या आ गया? सप्लाई फॉर द फॉरेन करेंसी. सो व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व? इट इज अपवर्ड स्लोपिंग. सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी. डू रिमेंबर, अगर तो एक डॉलर की जो कीमत 3 रुपए है, ओके सॉरी 3 रुपीज है, $1 इज इक्वल टू 3 रुपीज, तो आप कितनी क्वांटिटी कर रहे हो? OQ, मतलब 30 यूनिट्स. इज दैट क्लियर? अगर यहाँ पर $1 की कीमत, अब यहाँ पर इट्स इक्वल टू ₹5, तो इसका क्या मतलब हो गया? सप्लाई फॉर डॉलर टेंड टू इंक्रीज. बट अगर $1 की कीमत बड़ी घट जाती है, $1 इज इक्वल टू 1 रुपी ओनली, तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ डॉलर टेंड टू डिक्रीज. इज दैट क्लियर और नॉट? पता लग गया कौन सा रिलेशनशिप होगा यहाँ पर? देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप. इज दैट क्लियर? और अगर हमारे पास पॉजिटिव रिलेशनशिप आता है तो यू शुड बी क्लियर रिगार्डिंग दिस. यहाँ पर therefore there is a positive relationship between rate of exchange and supply for dollar. is that clear? और अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो कर्व किस साइड स्लोपिंग है?
Therefore, the curve is upward sloping. I hope it is clear. सबको समझ आ गया? And what is the slope of the curve? The slope of supply for foreign currency is equal to, greater than 0. Is that clear to all of you? सबको ये concept clear हो गया? Everybody? Yes or no? क्या पता चल गया कि कौन डिमांड करता है और कौन सप्लाई करता है? आप सबको पता चल गया? इट इज इंडिया जो डिमांड कर रहा है एंड इट इज अमेरिका जो सप्लाई कर रहा है. अब बच्चे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ गया थर्ड पॉइंट, दैट इज इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज. इज दैट क्लियर? हाउ डू यू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज? याद रखना, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज ही फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है. कौन सा? फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई कंडीशंस के बेसिस पे डिटरमाइन होता है. तो इसके लिए एक इक्वेशन बहुत ज़रूरी है, दैट रेट ऑफ एक्सचेंज इज अ फंक्शन ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या सबको समझ आ गया? रेट ऑफ एक्सचेंज किसका फंक्शन हो गया बच्चे? डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई. अभी तो हमने कर्व्स अलग अलग देखे हैं, अब हम कर्व्स इकट्ठे एक ही डायग्राम में देखेंगे. और मेरे साथ साथ प्लीज ये डायग्राम बनाना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल. पहले ध्यान से देखो, रेट ऑफ एक्सचेंज आ गया, यहाँ पे डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी आ गया, यहाँ पे सप्लाई फॉर द फॉरेन करेंसी आ गया. इज दैट क्लियर? रेट ऑफ एक्सचेंज इज 1, 2, 3, 4 and this is 5. Is that clear? Now, what happens here? आपके पास रेट ऑफ एक्सचेंज आ गया यहाँ पे. अब आपके पास क्या चीज आ जाएगी? हमारे पास ये टेबल सा बन जाता है. दिस इज पर्टिकुलरली, ध्यान देना, दिस इज व्हाट 50, 40, 30, 20 एंड दिस इज 10. क्योंकि रेट ऑफ एक्सचेंज और डिमांड कैसे रिलेटेड होते हैं बच्चे? यू शुड बी रिमेम्बरिंग नेगेटिव रिलेशन. और रेट ऑफ एक्सचेंज और सप्लाई कैसे रिलेटेड होते हैं? दिस इज अ पॉजिटिव रिलेशन. इज दैट क्लियर? सो बच्चे ध्यान से देखो यहाँ पर, दिस इज 10, 20, 30, 40 एंड दिस इज 50. इज दैट क्लियर? अब ध्यान से देखना, यहाँ पर हमारे पास एक इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज आ गया. और वो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज क्या बता रहा है? कि डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी. एंड इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज कितना आ गया? 3 आ गया. इज दैट क्लियर? रिमेंबर, ये कंडीशन और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन, हमें ये तीनों कंडीशंस को डिटेल में करना होता है. इज दैट क्लियर? जब भी क्वेश्चन आता है हाउ इज द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइंड, आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले तो इक्विलिब्रियम, उससे ऊपर वाली कंडीशन और उसके नीचे वाली कंडीशन, ये एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है. तो ध्यान से देखना यहाँ पे, व्हाट इज इट? यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा? डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी इज ग्रेटर दैन द सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी. और यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा? डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी इज लेस दैन द सप्लाई फॉर द फॉरेन करेंसी. इज दैट क्लियर? इक्विलिब्रियम प्राइस से अगर कम प्राइस होता है, मार्केट प्राइस कम है, तो इतने कम प्राइस पे कंज्यूमर कंट्री मतलब इंडिया तो बहुत सारा डॉलर डिमांड करने को तैयार बैठी है, बट अमेरिका को लगता है कि ये तो प्रॉफिटेबल ही नहीं है, तो अमेरिका सप्लाई ही नहीं करेगी. तो क्या कंडीशन हो गई? डिमांड यहाँ पर ज्यादा हो गई और सप्लाई कम हो गई. मतलब जो चीज कम होती है ना, अब उसको क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि हमें टारगेट पॉइंट पे पहुंचना, और ये ही हमारा टारगेट पॉइंट है, इक्विलिब्रियम. इज दैट क्लियर? तो आप क्या करोगे? सप्लाई को क्रिएट करोगे. सप्लाई तब तक क्रिएट नहीं होगी जब तक हम अपने प्राइस को बढ़ाकर इक्विलिब्रियम तक नहीं शिफ्ट कर देते हैं. इज दैट क्लियर? सो जैसे ही प्राइस बढ़ती है इक्विलिब्रियम तक, देखो 2 से 3 पे आते हैं, तो प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. बट यहाँ पर प्राइस के बढ़ते ही क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गई, मतलब एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई. इज दैट क्लियर? जिससे कि हम कहाँ पहुंच गए? दोबारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम में. इज दैट क्लियर? यहाँ पर डू रिमेंबर, डिमांड जब ज्यादा है सप्लाई से तो इट लीड्स टू व्हाट? शॉर्टेजेस. इज दैट क्लियर?
और शॉर्टेजेस को अगर आप लोगों ने ओवरकम करना है तो आप लोगों को पता है टू ओवरकम हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे? कैन एनीवन टेल मी? क्रिएट अ सप्लाई। सप्लाई कैसे क्रिएट करेंगे? बाय इंक्रीजिंग द प्राइस। इज दैट क्लियर? दो चेन इफेक्ट निकल कर आते हैं, पहला देखना और दूसरा देखना। पहला चेन इफेक्ट एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई और दूसरा चेन इफेक्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इज दैट क्लियर? कुछ समझ आया आप लोगों को? ध्यान से देखना। डिमांड ज्यादा थी सप्लाई से, जब डिमांड ज्यादा थी सप्लाई से तो शॉर्टेजेस हो गए। शॉर्टेजेस आप लोगों को पता ही है क्या होता है? दिस इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड ऑफ डॉलर। इंडिया बहुत ज्यादा डिमांड कर रही है, तो इस सिचुएशन को ओवरकम, आपको पता है ना, इंडिया अगर डॉलर को ज्यादा डिमांड करे तो वो भी इंडिया के लिए सही नहीं है। तो ओवरकम दिस सिचुएशन हमें पता है क्या करना पड़ेगा? क्रिएट अ सप्लाई। सप्लाई को क्रिएट करो जी। जिस चीज की कमी, सप्लाई की कमी थी तो सप्लाई को क्रिएट करना पड़ा। और सप्लाई तब तक क्रिएट नहीं होगी जब तक हम प्राइस को दोबारा बढ़ाएंगे नहीं, टिल वी रीच द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और ऐसा करने के लिए आप लोगों को पता है क्या होता है? दो स्टेप्स। व्हाट आर दीज टू स्टेप्स? एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, सी टू इट। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कैसे होता है मैं यहाँ पे लिख के भी बता रही हूँ। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई तभी होता है जब आपकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण से क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाएगी। अब देखो प्राइस यहाँ पे 2 to 3 हो गई, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 20 यूनिट से बढ़कर यहाँ पे 30 हो गई। प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ गई। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई हो गया। इज दैट क्लियर? अब देखो यहाँ पे इसी के साथ साथ क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। आपको पता है जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है, प्राइस यहाँ पे बढ़ी तो यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई? कम हो गई। किसकी? डॉलर की। पता है कैसे कम हो गई? क्योंकि इतने ऊंचे प्राइस पे हम तो पे करने के लिए तैयार नहीं है। ध्यान से देखो यहाँ पर प्राइस आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, 2 से 3 तक आना पड़ेगा। तो प्राइस जैसे ही बढ़ी 2 to 3। इज दैट क्लियर? अब क्वांटिटी डिमांडेड देखो, पहले कितने यूनिट थी? 40 थी, अब 40 से घटकर कितने रह गई? 30 रह गई। इज दैट क्लियर? दिस इज व्हाट 40 to 30। और ये 30 क्या है हमारा? इक्विलिब्रियम में। समझ आ गया? तो हमारे को क्वांटिटी डिमांडेड को कम करना पड़ा और यहाँ पर क्या करना पड़ा? क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ाना पड़ा। इसका प्लस, चलो व्हाटएवर। ओके, नाउ व्हाट इज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने आप लोगों को क्या बताना है? आई हैव टू जस्ट एक्सप्लेन यू दिस कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट क्या है? इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। आप लोगों को इतना तो पता है कि हमारा डिमांड रेट ऑफ एक्सचेंज या डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज कैसे रिलेटेड होता है? नेगेटिवली। और रेट ऑफ एक्सचेंज और सप्लाई कैसे रिलेटेड होता है? पॉजिटिवली रिलेटेड होता है। इज दैट क्लियर? अब अच्छा ध्यान से देखना, यू शुड बी क्लियर रिगार्डिंग दिस। हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ पे डिटरमाइन हो गया? जहाँ पे डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी किसके बराबर है? सप्लाई फॉर द फॉरेन करेंसी के बराबर है। इज दैट क्लियर? अब इक्विलिब्रियम से पहले और इक्विलिब्रियम की बाद की कंडीशन हमें आराम से एक्सप्लेन करनी है। इज दैट क्लियर? जब हम लोग इक्विलिब्रियम से पहले की कंडीशन को चेकआउट करते हैं ना, तो यू शुड बी क्लियर रिगार्डिंग दिस थिंग कि यहाँ पर हमारे पास क्या चीज होगा कि अगर तो आपका जो रेट ऑफ एक्सचेंज 3 है तो इस पे डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी। बट अगर हमारा जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो 2 या 1 हो जाता है, मतलब कम 3 से, तो यहाँ पे क्या कंडीशन निकल कर आती है? एवरीबॉडी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी ज्यादा है और सप्लाई फॉर द फॉरेन करेंसी क्या है? कम है। इज दैट क्लियर? जिसके कारण से एक्सेस डिमांड, जिसके कारण से शॉर्टेजेस इकोनॉमी के अंदर। अब शॉर्टेजेस को ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रिएट अ सप्लाई। और सप्लाई क्रिएट कैसे होगी? नॉट एट अ लो प्राइस बट बाय इंक्रीजिंग अ प्राइस टिल यू रीच द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। हमें प्राइस उस लेवल तक बढ़ानी पड़ेगी जब तक कि हम इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंच जाते। तो बच्चे इसके कारण से 2 चेन इफेक्ट आते हैं। सबसे पहला क्या? एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। अब ध्यान से देखो कि व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई।
एक्सटेंशन का मतलब होता है जब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस। अब मेरा प्राइस यहाँ पे बढ़ गया, किससे? मतलब रेट ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पर जब मेरा रेट ऑफ एक्सचेंज ज्यादा हो गया तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ डॉलर भी ज्यादा हो जाएगा। मतलब पहले 2 था, अब कितना हो गया? 3। तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 20 से बढ़कर कितनी हो गई? 30 तक। हमें 30 तक ही तो पहुंचना था। इज दैट क्लियर? तो एक्सटेंशन किसका हो गया? सप्लाई का। उसी के साथ साथ हमारे को डिमांड का भी क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है डिमांड का बच्चे। कॉन्ट्रैक्शन डिमांड का तब होगा जब प्राइस के बढ़ते ही, जैसे ही प्राइस 2 से 3 तक बढ़ गई, प्राइस का मतलब रेट ऑफ एक्सचेंज, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड हम लोग पहले 40 यूनिट की कर रहे थे, अब वो घटकर कितनी रह गई? 30 यूनिट रह गई। और हम कहाँ पे आ गए? इक्विलिब्रियम तक आ गए। इज दैट क्लियर? हेंस एक्सेस डिमांड की सिचुएशन खत्म हो गई। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? एवरीबॉडी, हर किसी को समझ? ओके, नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को क्लियर हो गया आपका। अब हम लोग नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन देखो क्या आ गया। अब आपको इक्विलिब्रियम तक पहुंचना है, लेकिन अभी मेरा प्राइस 4 यूनिट्स है, मतलब रेट ऑफ एक्सचेंज इज 4। जब रेट ऑफ एक्सचेंज 4 है तो इतना हाई के ऊपर कोई भी कंज्यूमर डिमांड नहीं करेगा। जब रेट ऑफ एक्सचेंज हाई होगी, ज्यादा होगी, कंज्यूमर इज नॉट गोइंग टू डिमांड। इंडिया डिमांड नहीं करने वाला है डॉलर को, लेकिन अमेरिका सप्लाई करने को तैयार है, बहुत ज्यादा सप्लाई कर रहा है। वो ज्यादा क्यों सप्लाई कर रहा है? क्योंकि अमेरिका को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे पता है किस चीज की सिचुएशन हो जाती है? इट लीड्स टू अ सिचुएशन ऑफ ओवर प्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? तो इसको ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम द सिचुएशन, हमें क्या करना पड़ेगा? कैन एनीवन टेल मी? क्रिएट अ डिमांड फॉर डॉलर के लिए डिमांड को क्रिएट करो। और डिमांड क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाय डिक्रीजिंग द प्राइस टिल वी रीच इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर? कितने चेन इफेक्ट निकल कर आएंगे? 2 आएंगे। क्या क्या आएगा? अब ध्यान से देखना, मुझे आप लोग ही बताओगे, मैं नहीं आपको बताऊंगी। क्रिएट अ डिमांड, जिसको क्रिएट करते हो उसका क्या होता है एवरीबॉडी? यस, यहां पर क्या होगा? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन किसका? सप्लाई का। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। इज दैट क्लियर? राइट, सबको क्लियर हो गया? एक्सटेंशन किसका हो गया? डिमांड का। कॉन्ट्रैक्शन किसका हो गया? सप्लाई का। एक बार और करते हैं। डिमांड यहाँ पर देखो, यहाँ पे अब आप 4 के ऊपर थे, हमें 4 से दोबारा कहाँ पे जाना है? इक्विलिब्रियम तक पहुंचना है। तो हमारी पहले 3 ओके 4 के ऊपर डिमांड बड़ी कम थी, मतलब इंडिया डॉलर को डिमांड ही नहीं कर रहा था, सिर्फ 20 यूनिट्स डिमांड कर रहा था डॉलर के। लेकिन अमेरिका तो बहुत ज्यादा सप्लाई करने के लिए तैयार था, 40 यूनिट्स। तो यहाँ पर तो बहुत सारा गैप हो गया, जिसके कारण से ओवर प्रोडक्शन आ गई। इज दैट क्लियर? इस ओवर प्रोडक्शन को कैसे खत्म कर सकते हैं? जब हम डॉलर के लिए डिमांड क्रिएट करें, और डिमांड तब तक क्रिएट नहीं होगी जब तक हम प्राइस को घटाएंगे नहीं। 4 से घटाकर कितना करना पड़ेगा? 3 करना। इज दैट क्लियर? टिल वी रीच द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, याद रखना। तो यहाँ पर क्या होगा? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब डिमांड का बढ़ना, तो डिमांड में तो प्लस हो जाएगा। और सप्लाई का क्या होगा बच्चे? कॉन्ट्रैक्शन, और सप्लाई कम हो जाएगी माइनस के अंदर। ये तब तक करोगे जब तक कि आप इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंच जाते। इज दैट क्लियर? हेंस व्हाट इज डिटरमाइंड? इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड। इज दैट क्लियर? अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे पास एक्सेस सप्लाई था। एक्सेस सप्लाई का मतलब क्या होता है बच्चे? ओवर प्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? किसका? ऑफ डॉलर। याद रखना, सबसे पहले क्या आ गया यहाँ पे? एक्सटेंशन किसका? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। डिमांड का एक्सटेंशन कैसे होगा? जब आप रेट ऑफ एक्सचेंज को घटाओगे, इज दैट क्लियर? तब डिमांड फॉर डॉलर क्या हो जाएगा? ज्यादा।
इज दैट क्लियर? रेट ऑफ एक्सचेंज पहले 4 था, 4 to 3 करेंगे, कम करेंगे यहाँ पे, और डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी 20 to कितना 30 यूनिट्स। इज दैट क्लियर? इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। एवरीबॉडी क्लियर रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट? अब इसके बाद देखो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन किसका? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई जब होगा तो यू शुड रिमेंबर रेट ऑफ एक्सचेंज आप बढ़ाओगे। इज दैट क्लियर? सॉरी, रेट ऑफ एक्सचेंज को हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। जब रेट ऑफ एक्सचेंज घटाएंगे तो सप्लाई फॉर डॉलर क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ पर कम हो जाएगा। क्लियर? पहले हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज 4 to 3 कम होना है। इज दैट क्लियर? अब ये कम हो जाएगा 40 यूनिट से कितने यूनिट्स तक? 30 यूनिट्स तक, टिल वी रीच टू द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ आ गया सबको? एवरीबॉडी क्लियर? ओवर प्रोडक्शन खत्म, आप पहुंच गए इक्विलिब्रियम पे जो आपका टारगेट था। हेंस यू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। क्या आप सबको समझ आ गया? एवरीबॉडी, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? ओके, सो आज ये बहुत बड़ा टॉपिक है दैट वी पर्टिकुलरली हैव टेकन अप, हाउ इज द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइंड। सो दिस टॉपिक इज ऑल क्लियर नाउ बच्चे। along with this topic ना मेरे को 2-3 चीजें और करवानी है। and what are we people going to take up? हमारे पास हम जनरल कर रहे हैं अभी इस चैप्टर का। इज दैट क्लियर? तो ध्यान से देखना, what are we people going to take up? We people are going to take up the next point. And which is your next point? Next point is particularly appreciation of a currency and depreciation of a currency. Appreciation and depreciation, ये 2 terms होती हैं। Is that clear? ध्यान से देखना, what do you understand by appreciation and what do you understand by depreciation? Is that clear? बच्चे जब $1 यहाँ पे ध्यान से देखना, $1 कितने का है? यहाँ पर $1, just example, $1 पहले it was earlier, it was equal to ₹50. Clear? अब $1 is equal to rupees यहाँ पर 60। समझ आ गया? अब आप बताओ यहाँ पर क्या हो गया? एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर? एनीवन? Yes, it leads to appreciation of dollar and depreciation of rupee. समझ आ गया? साइड बाय साइड चलता है। जब एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी कंट्री की करेंसी की वैल्यू घट जाएगी। अब देखना, अर्लियर $1 was equal to ₹50, but now $1 is equal to ₹30. What is happening? Everybody, appreciation of domestic currency मतलब रुपी and depreciation of dollar. Is that clear to all of you? सबको appreciation और depreciation का concept समझ आ गया? अब हम लोग इसको differences के form में करते हैं। Is that clear? और मैं differences में क्या चीज ले रही हूँ? I am going to, हाँ जी बेटा, wait, I am writing it down. ठीक है, what is it? We are going to take up the appreciation of domestic currency and depreciation of domestic currency. I am taking it up. अब बच्चे बड़ी सीधी सी बात है, जब इंडियन करेंसी यहाँ पर एप्रिशिएट हो गई, इज दैट डेप्रिशिएट हो गई, तो वी वर पेइंग मोर फॉर अ डॉलर और लेस फॉर अ डॉलर? पहले अब $1 का हो गया, इंडियन करेंसी क्या कर गई? डेप्रिशिएट। यू आर पेइंग मोर फॉर अ डॉलर और लेस फॉर अ डॉलर? ये $1,
जब आप और ज्यादा $1 के लिए पे करेंगे तो इसका क्या मतलब हो गया, हमारी कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट हो गई है, हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम हो गई है। इज दैट क्लियर? यहां से आपकी डेफिनेशन निकल कर आई। इसका क्या मतलब होता है, फॉल इन द एक्सचेंज रेट ऑफ अ करेंसी। इज दैट क्लियर? क्या हो गया, हमारी कंट्री की करेंसी का एक्सचेंज रेट फॉल हो गया। ओके, आई एम राइटिंग डेप्रिसिएशन हियर एंड आई एम राइटिंग एप्रिसिएशन हियर, क्योंकि यही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो लेट मी एक्सप्लेन टू यू पीपल कि आप डिफाइन कैसे करोगे। आपका सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, इट इज अ सिचुएशन ऑफ फॉल इन द एक्सचेंज रेट। इट इज द सिचुएशन ऑफ fall in exchange rate। एक्सचेंज रेट की वैल्यू बहुत गिर गई है। नेक्स्ट, अब क्या बताओ, here we will pay more for a dollar। आप डॉलर के लिए ज्यादा पे करने वाले हो अब। इज दैट क्लियर? राइट, आप डॉलर के लिए क्या करने वाले हो, ज्यादा पे करने वाले हो। इज दैट क्लियर? जस्ट सी कंडीशंस कौन सी होती हैं बच्चे, कैन एनीवन टेल मी कब यहाँ पर डॉलर डेप्रिशिएट कर सकता है, किस कंडीशन में? डिमांड ऑफ डॉलर इंक्रीजेस। इज दैट क्लियर? तब इंडियन करेंसी क्या कर जाएगी, डेप्रिशिएट। राइट, और दूसरा क्या होगा, कैन एनीवन टेल मी? डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ डॉलर। जब इंपोर्ट ज्यादा होते हैं बच्चे, डॉलर की डिमांड तब ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो डिमांड का केस था। हमेशा जब कंडीशंस करेंगे, एक डिमांड का केस लेंगे और एक हम सप्लाई का केस लेंगे, ये याद रखना। कंडीशंस को अगर आपने एक्सप्लेन करना है तो एक डिमांड का केस लेना और एक सप्लाई का। तो डिमांड का तो केस हमारे पास हो गया कि डिमांड फॉर डॉलर बढ़ गया। इज दैट क्लियर? वो क्यों, आप क्या बेटा? इसको हम सिचुएशन ऑफ फॉल इन एक्सचेंज रेट इसलिए बोल देते हैं क्योंकि हमारे को ज्यादा पेमेंट करनी है फॉर अ डॉलर। इज दैट क्लियर? हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है, तभी इट इज अ सिचुएशन ऑफ फॉल इन एक्सचेंज रेट। इज दैट क्लियर? दिस मीन्स आवर करेंसी इज बिकमिंग वीकर। ये भी एक पॉइंट आ सकता है, हमारी करेंसी क्या हो रही है बच्चे, वीकर। इज दैट क्लियर? अवर डोमेस्टिक करेंसी becomes weaker in terms of foreign currency। Is that clear? हमारी जो करेंसी है वो क्या हो गई है बच्चे, वीकर हो गई है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। अब एक और चीज है, अब आपने $1 के लिए पहले कहा 50 रुपए पे कर रहे थे, अब $1 के लिए 60 रुपए पे कर रहे हो। इज दैट क्लियर? आपको ज्यादा इंडियन रुपी पे करने पड़ रहे हैं। दिस मीन्स जो हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे वो उन लोगों को बड़ा सस्ता मिल जाएगा। सॉरी, जो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करेंगे वो हमें बड़ा महंगा मिलेगा। इज दैट क्लियर? और जो अमेरिका हमसे एक्सपोर्ट करेगी, मतलब हम जो चीजें एक्सपोर्ट करेंगे वो अब अमेरिका के लिए बड़ी सस्ती हो गई हैं। इज दैट क्लियर? तो ये पॉइंट को मैं बाद में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करवाऊंगी जब मैं डिटेल में जाऊंगी, बट अभी के लिए अब एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर एंड इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव। हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो तो एक्सपेंसिव हो गए और जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे वो बहुत ही चीपर हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करूंगी। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू वंस अगेन। व्हाट इज डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी? रिमेंबर, दिस इज डेप्रिसिएशन। इज दैट क्लियर? डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कब होता है बच्चे? इट इज अ सिचुएशन ऑफ फॉल इन द एक्सचेंज रेट। जब हमारी कंट्री की करेंसी का एक्सचेंज रेट ही फॉल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर?
तो यहाँ पर क्या चीज हो गया, फॉल इन एक्सचेंज रेट, जिसका मतलब क्या हो गया, ओब्लिक करके लिख रही हूँ, फॉल इन वैल्यू ऑफ अवर करेंसी। इज दैट क्लियर? हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू ही कम हो जाएगी। डू रिमेंबर वी विल पे मोर फॉर अ डॉलर नाउ। इज दैट क्लियर? कंडीशंस क्या होती है, क्यों होता है, एक तो या तो डिमांड फॉर डॉलर बढ़ गया या अमेरिका ने सप्लाई करनी पीछे से कम कर दी। इज दैट क्लियर? और जो चीज आपको बहुत कम सप्लाई में होती है उसके तो रेट बढ़ते ही बढ़ते हैं। मैं आपको डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेन करूंगी। So you should remember our domestic currency becomes weaker. हमारी जो domestic currency है ना वो बहुत weak हो गई है in terms of foreign currency. Is that clear? Do remember the last point. Our exports become cheaper. Exports बड़े सस्ते हो गए, क्यों? क्योंकि अब $1.50, पहले $1.50 का था तो उनको 50 रुपए पे, मतलब उनको 50 रुपए की करना पड़ रहा था। अब जो 60 रुपए की चीज है ना उसके लिए उनको अब $1 पे करना पड़ रहा है, तो अमेरिका के लिए तो कितना सस्ता हो गया। लेकिन हमें अब बहुत ज्यादा डॉलर पे करने पड़ेंगे, जो भी चीजें हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे उसके लिए हमें ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे, तो ऑब्वियसली हमारे इंपोर्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। इज दैट क्लियर? सबको समझ आ गया? हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, बहुत चीपर, और इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव। इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इसका उलट देखते हैं। अगर डॉलर की कीमत यहाँ पर पहले कितनी थी, डॉलर की कीमत 50 रुपए थी, बट नाउ डॉलर की कीमत कितनी हो गई है, सिर्फ 30 रुपए। अब हमारे को $1 के लिए सिर्फ 30 रुपए देने हैं। This means appreciation of domestic currency and depreciation of dollar. Is that clear? अब हमारी करेंसी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले बढ़ गई है। This is a rise in the exchange rate. Is that clear? क्या हो जाएगा? It is a situation of rise in exchange rate. कौन सी सिचुएशन हो गई, जो हमारे एक्सचेंज रेट की वैल्यू बढ़ गई है। दिस मीन्स इट इज द राइज और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ आवर करेंसी। हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नेक्स्ट इज, you are going to pay more for a dollar or less for a dollar? Hurry up and tell me. Here, yeah, we will pay less for a dollar. Is that clear? Now, what are the conditions जो हमारे पास आ जाएंगी? Conditions जो हमारे पास आ जाएंगी, that is particularly demand और supply से related. अब आप जरा सोच समझ के बताओ क्या आएगा? Everybody, demand for dollar क्या हो गई है? Decreases. इंडिया को अब डॉलर की कोई और जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इंडिया के पास डॉलर के बहुत रिजर्व्स पड़े हैं। समझ आ गया? जब हम डिमांड कम करेंगे तो उसकी कीमत ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। इज दैट क्लियर? बी कर कर क्या चीज हो गया, इट इज इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ डॉलर। इज दैट क्लियर? अब अमेरिका यहाँ तो बहुत ज्यादा डॉलर की सप्लाई, अमेरिका भी एक वीक करेंसी है, अमेरिका भी डॉलर की सप्लाई बहुत ज्यादा कर रही है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्या क्वेश्चन यहाँ पर पॉइंट आ सकता है, अवर डोमेस्टिक करेंसी becomes stronger in comparison to फॉरेन करेंसी। इज दैट क्लियर? लास्ट पॉइंट क्या आएगा? अब बच्चे जो चीज हम एक्सपोर्ट करेंगे वो तो बड़ी महंगी है। अमेरिका पहले जब $1 के मतलब 50 रुपए की चीज के लिए $1 दे रही थी, अब उसको 30 रुपए की चीज के लिए $1 देना पड़ेगा। समझ आ गया? पहले ज्यादा के लिए $1 देना पड़ रहा था, अब कम रुपए के कारण से $1 देना पड़ रहा है। सो दिस मीन्स हमारे और एक्सपोर्ट्स जो होते हैं, इज दैट क्लियर, बिकम
expensive, but imports cheaper. imports हमारे बहुत cheap हो जाएंगे. पता है क्यों इतने cheap हो गए हमारे imports? क्योंकि अब हमारे को चीजें कम रुपए पे डॉलर के लिए. पहले हम 50 रुपए पे कर रहे थे, अब हम सिर्फ 30 रुपए पे कर रहे हैं $1 के लिए. तो ऑटोमेटिकली हमारे जो बहुत ही चीप हो जाएंगे. Let's do it once again. It is a situation of rise in exchange rate, increase in the value of our currency. Here we pay less for a dollar. Do remember, demand for dollar decreases, our supply for dollar increases. Clear? Our domestic currency जो है वो stronger हो गई है in comparison to the foreign currency. हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो एक्सपेंसिव हो गए हैं और इंपोर्ट्स हमारे बड़े चीप हो गए हैं. इज दैट क्लियर? क्या अब आपको एप्रिसिएशन ऑफ अ डोमेस्टिक करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ अ डोमेस्टिक करेंसी क्लियर हो गया? एवरीबॉडी, अगर आपको डिफाइन करना है डेप्रिसिएशन तो यू कैन गिव ऑल दीज पॉइंट्स. Depreciation of a domestic currency states it states the fall in the exchange rate, or it is a fall in the value of our currency in the terms of foreign currency. Here we will be paying more for a dollar. Our domestic currency becomes weaker here. उसके बाद conclusions में आप ये दे सकते हो, it arises when demand for the dollar increases or decrease in the supply for dollar. सिर्फ ये table याद करना है.